तो बच्चों सागरीय जल चढ़ता है गिरता है, यह एक परिघटना है, फिनोमेन। इस घटना को बच्चों ज्वार भाटा कहते हैं। इस घटना को ज्वार भाटा। बच्चों ज्वार भाटा जब आता है ना समुद्र में, तो बच्चों समुद्र का जल है वो दूर तक ऐसे लहरों के रूप में फैल जाता है, ये ज्वार है। और समुद्र का जल थोड़ी देर बाद जब शांत होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पुनः वही मान आ जाता है जो पहले था, तो बच्चों दोबारा ये जल वापिस अंदर की ओर चला जाता है। इस घटना को भाटा कहा जाता है। सोचो बच्चों, ज्वार आने के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो दो कारक ज्वार आने के पीछे महत्वपूर्ण है, एक तो पृथ्वी का घूर्णन और दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसी लाइन में यहां पर इस प्रश्न का उत्तर है कि ज्वार भाटा आने के पीछे क्या उत्तरदायित्व है। अब उत्तरदायी इस घटना के लिए कौन है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति और चंद्रमा के मध्य का गुरुत्वाकर्षण बल इस घटना के लिए उत्तरदायी है। अब बच्चों मान लो हमारे पास समुद्र में कोई ऐसा क्षेत्र है भी, ये मान लो समुद्र का कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर संकीर्णता है। संकीर्णता मतलब जब ज्वार आता है ना, तो जो पानी बाहर एकदम से आता है वो पानी किसी बांध जैसे कोई संरचना यदि अपने बनाए तो उससे टकरा सकता है। तो बच्चों समुद्र के अंदर किसी संकीर्ण क्षेत्र का चुनाव कर और वहां पर मान लो रेगुलरली ज्वार आने की संभावना हो, तो उस संकीर्ण क्षेत्र में बांध बनाकर जिस प्रकार से जलीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ताप विद्युत, जैसे ये यहाँ संकीर्ण क्षेत्र है समुद्र का और यहाँ पर बांध बना लिया। अब बांध बनाकर एक सुरंग बनाकर पानी है वो नीचे गिराया जाता है। और बच्चों इसकी सीध में एक टरबाइन रखकर, इसकी सीध में एक टरबाइन रखकर जनरेटर घुमाकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तो इस ऊर्जा को बच्चों ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। अब प्रश्न यह है ज्वारीय ऊर्जा क्या है? तो पहले आप बताओ ज्वार क्या है, फिर ये बताओ कि ज्वार वाले क्षेत्र में जिन जगहों पर ज्वार आने की संभावना ज्यादा है और वह संकीर्ण क्षेत्र है, तो उन जगहों पर बांध बनाकर, बांध के सामने टरबाइन रखकर, टरबाइन घुमाकर विद्युत जनित्र चलाकर जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। ये चित्र बच्चों अपने आप में है ना रफ चित्र है। देखो ये रफ चित्र आपको बता रहा है कि ज्वारीय ऊर्जा क्या है। ज्वारीय ऊर्जा क्या है? ज्वारीय ऊर्जा क्या है? देखो बच्चों ज्वार वाला क्षेत्र ये क्या आया? ज्वार क्या है? ये ज्वार। ये क्या है? ये पूरा क्षेत्र है बांध बनाने वाला क्षेत्र, जिसको आप कह सकते हो संकीर्ण क्षेत्र, नैरो रीजन, संकीर्ण क्षेत्र। और इस क्षेत्र में क्या बनाया गया? बांध। क्या बनाया गया? बांध। बांध बनाकर बच्चों एक सुरंग, जिस प्रकार बांध से पानी गिराते हैं उसी प्रकार से पानी गिराकर एक सुरंग बनाकर बच्चों बांध की ऊर्जा का उपयोग है वो इस पानी की ऊर्जा का उपयोग टरबाइन घुमाने में किया जा सकता है। और इस टरबाइन घूम गया तो बच्चों जनरेटर अपने आप ही घूम जाएगा। इस प्रकार जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसको ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। अब बच्चों ज्वारीय ऊर्जा की भी समस्याएं हैं। इस टॉपिक को पूरा करूं तो यदि आपसे पूछ ले कि इसके लाभ बताओ, तो बुक में लाभ नहीं दिए हुए, आपको अपनी तरफ से लाभ लिखना है। और लाभ लिखते समय दो बातों की तरफ ध्यान दो। बस दो लाभ, किसी भी ऊर्जा स्रोत के सदैव दो लाभ जरूर होते हैं। एक तो वो समाप्य है या असमाप्य, दूसरा उसमें कोई पदार्थ जलता है या तो बच्चों एक तो ये असमाप्य है। जैसा कि मालूम पड़ रहा है कि बच्चों पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी की घूर्णन गति कभी समाप्त नहीं होगी और सागर का जल भी कभी समाप्त नहीं होगा। तो
तो मतलब ये असमाप्य ऊर्जा स्रोत है, या हम कह सकते हैं दूसरी भाषा में ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो कभी समाप्त नहीं होगा। इसके हमें समाप्त होने की चिंता करनी ही नहीं चाहिए। तो एक तो इसका ये बेनिफिट है ज्वारीय ऊर्जा का कि ये असमाप्य है, किताब में कहीं नहीं लिखा, लेकिन ये तो हमें नॉलेज ही है। दूसरा बच्चों, आपने पूरी प्रोसेस अभी समझी है कि इसमें कोई पदार्थ जल नहीं रहा है। बस आप ये बात दिमाग में जरूर आनी चाहिए, कोई पदार्थ जल रहा है तो डायरेक्ट प्रदूषण हो रहा है, इसमें कोई पदार्थ कहीं पर भी नहीं जल रहा है, इसलिए इसमें प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रदूषण नहीं, प्रत्यक्ष कोई प्रदूषण नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रदूषण नहीं होता। कारण है कि कोई पदार्थ जल नहीं रहा है, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रदूषण नहीं होता है। डायरेक्टली इसमें किसी प्रकार का कोई पॉल्यूशन है वो नहीं होता है। अब बच्चों समस्याएं कुछ से, तो जिन परिस्थितियों में ये बना है वही परिस्थितियां बच्चों इसकी समस्याएं बनाती है। देखो, पहली समस्या तो आप कभी समुद्री क्षेत्र में गए नहीं हो, आप दिन भर यदि समुद्री क्षेत्र के पास खड़े होकर देखो कि कब कब ज्वार आ रहा है, तो बच्चों पूरे दिन हो सकता है ज्वार ना आए, शाम के समय कई बार आ जाए, या पूरे दिन बहुत बार आ जाए, शाम के समय ना आए। मतलब बच्चों इस बात की गारंटी नहीं है कि ज्वार का समय क्या है, यानी ज्वार का आना निश्चित है नहीं है। समुद्र में ज्वार का आना निश्चित है, कोई निश्चित टाइमिंग नहीं है कितनी बार ज्वार आए तो लगातार आ जाए, नहीं आए तो कई दिन ही नहीं आए। यानी पहली समस्या तो ये है बच्चों की एक लगातार ऊर्जा का स्रोत नहीं बनता, क्योंकि ज्वार का आना निश्चित नहीं है, ज्वार का आना निश्चित नहीं है। दूसरा बच्चों, इसको बनाने के, इससे प्राप्त करने के लिए समुद्र में संकीर्ण क्षेत्र चाहिए। इसको प्राप्त करने के लिए समुद्र में संकीर्ण क्षेत्र चाहिए। ये देखो, संकीर्ण मतलब भीड़ा, हर जगह ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। ज्वारीय ऊर्जा केवल उसी स्थान पर प्राप्त हो सकती है जहां पर संकीर्ण क्षेत्र हो। तो बच्चों समुद्र में संकीर्ण क्षेत्र की उपलब्धता भी नहीं है, यानी बहुत कम संकीर्ण क्षेत्र है। संकीर्ण क्षेत्र की उपलब्धता सीमित है, संकीर्ण क्षेत्र की उपलब्धता सीमित है, बहुत कम मात्रा में संकीर्ण क्षेत्र है बच्चों। इसलिए बच्चों ये ज्वार, ये ऊर्जा हर जगह उपलब्ध नहीं है। देखो वैसे भी हर जगह उपलब्ध नहीं है, समुद्री क्षेत्रों में ही उपलब्ध है। दूसरा, समुद्री क्षेत्रों में भी हर जगह उपलब्ध नहीं है। कारण है क्योंकि समुद्री क्षेत्रों में भी ज्वारीय ऊर्जा को केवल उसी स्थान पर प्राप्त किया जा सकता है जहां पर संकीर्ण क्षेत्र हो, और संकीर्ण क्षेत्र बहुत सीमित है। इसलिए बच्चों ज्वारीय ऊर्जा के दोहन में अनेक समस्याएं हैं। तो बच्चों पेपर में प्रश्न आए ना तो आपसे यही पूछेंगे कि ज्वारीय ऊर्जा क्या है, इसके लाभ लिखिए। तो आप लिख देना कि समुद्र में पृथ्वी की समुद्र में नहीं, कहीं भी पृथ्वी की घूर्णन गति और चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण समुद्र का जल चढ़ता और गिरता है। इस परिघटना को ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा आने वाले क्षेत्रों में संकीर्ण क्षेत्रों का चुनाव कर बांध बनाकर उनमें से जल गिराकर टरबाइन चलाया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। ये इसके लाभ है और ये इसकी समस्याएं हैं। अब आपको शॉर्ट में लास्ट में बता दिया।